स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 और आज इसमें हम भारत का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। आने वाले बीपीएससी पीटी 2023 एग्जाम के लिए यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल के अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर। अतः यहाँ पे निकटतम जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, प्लस में 5.5 घंटे। ऑप्शन बी सही है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा यानी प्लस का 5 घंटा प्लस 30 मिनट आगे है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए सही है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन या फिर मैक-माहोन रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैक-माहोन द्वारा किया गया था। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, तो ये निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी सही है। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट यानी 98 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो ये है गाडविन आस्टीन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। हिमालय की पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। गाडविन आस्टीन भारत में है, इसे केटू भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा भारत नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और मकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। स्पष्ट है कि गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो ये होती है 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए सही है इसमें। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर लगभग 5,500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4,500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है, तो ये है शिवालिक। ऑप्शन बी सही है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक के दक्षिण में भाबर अथवा भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वत पदी प्रदेश माना जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो ये हुआ था सेनोजोइक युग में। ऑप्शन डी सही है। हिमालय शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से लेकर
5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन युग या फिर सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी सही है। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो यहाँ पे पहला सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। ऑप्शन दूसरा भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन गलत होगा। नहीं, तीसरा भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी भाग है। यह पठार भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से माल्टा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः यहाँ पे कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से आगे निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता गया। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था। यहाँ पे कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़ियां। ऑप्शन ए सही है। भुवन पहाड़ियां असम में बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग हैं। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये है टाइटेनियम का। ऑप्शन बी सही है। इल्मेनाइट FeO.TiO2 एवं रूटटाइल TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट, गुजरात से लेकर दीघा तट, पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से कुल दूर तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सह पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट यानी 4,404 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई लगभग 13,051 फीट तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई लगभग 3,510 फीट। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5,890 मीटर है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पे विकल्प ई सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन बी सही है। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर में निचले हिमालय की
पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? तो ये स्थित है बनिहाल दर्रे के। ऑप्शन बी सही है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे के नजदीक स्थित है। इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह बनिहाल और काजीगुंड पर स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्ष्य समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए सही है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये हैं 36। ऑप्शन सी सही है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यहाँ महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र के वनों निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का है यहाँ पे 77,493 वर्ग किलोमीटर, लगभग 25.14%। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। इनकी वर्ग किलोमीटर प्रतिशत आपको स्वयं से देखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी सही है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय महाद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, लगभग इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो यह है विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन ए सही है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं। ध्यातव्य है कि गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्त में से 2 विकल्प सही होने के कारण ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो यह है कृष्णा की। ऑप्शन ए सही है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कोड का उपयोग करके। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में है। तो ये दूसरा सही नहीं है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसमें। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। ये नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा।
दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ या फिर रेगड़ या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पे सही विकल्प ए होगा, काली कपास वाली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। तो ऑप्शन यहाँ पे ई सही हो जाएगा। वर्ष 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो ये है चावल, धान का। ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब का स्थान है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 92.10% हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में है। ध्यातव्य है कि तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो ये है मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन बी सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो ये है भीलवाड़ा। ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ध्यातव्य है कि भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये है चंडीगढ़। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उपर्युक्त संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम वनावरण चंडीगढ़ 22.88 किलोमीटर स्क्वायर में है, जबकि पुदुचेरी 53.30 किलोमीटर स्क्वायर, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीप में 227.75 किलोमीटर स्क्वायर, लक्षद्वीप में 27.10 किलोमीटर स्क्वायर में वनावरण चंडीगढ़ से ज्यादा है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो यह है शिवालिक श्रेणी का। ऑप्शन डी सही होगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सोमेश्वरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाहा उप हिमालय का एक भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलियों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं इसे, लघु हिमालय को मध्य हिमालय और बाह्य उप हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डेमम पहाड़ियां। ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबिट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक स्थित हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य ये हैं। तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आप स्वयं देखिएगा। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो ये है बिहार। ऑप्शन डी सही है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया है, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। तो ये है दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये है हरियाणा। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है।
भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल में नहीं पाई जाता, यहाँ पे डी होगा। इसे यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है और गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, कोटा तमिलनाडु, कर्नाटक में, टोडा तमिलनाडु, कर्नाटक में, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन डी सही है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो यह है हरिके बराज। ऑप्शन सी सही है। इंदिरा गांधी नहर हरके बराज, हरके बांध पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर जिलों से होकर बहती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो ये है पूर्वी घाट। ऑप्शन ए सही है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं गोदावरी नदी की। ऑप्शन बी सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती एवं सबरी हैं जो इसके बाएं किनारे में सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में प्रवर, मंजरा, प्रणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र यानी ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च और ला नीना। यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। ऑप्शन ए सही है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। इनके द्वारा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एक जाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम एवं असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देवप्रयाग में। ऑप्शन डी सही है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयोगों में से एक है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सही है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगो तथा बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे ये 6 नदियां गिरती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर
कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास देवव्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह यहाँ पे सही विकल्प ई होगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तरकाशी गंगा के किनारे नहीं स्थित, बाकी तीनों शहर है। ऑप्शन सी होगा इसमें। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारणों से समृद्ध है? तो ये है दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी। उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। इसके बारे में डिटेल से नीचे देखते हैं। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महाघाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही कथन होगा इसमें वो होगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। चीनी उद्योग एक भारहास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। 5 अक्टूबर 2022 के अनुसार महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश इसमें द्वितीय स्थान पे है। तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स। ऑप्शन ए सही है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण में दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वातावरण को मुख्य रूप से गर्म करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये है लेह। ऑप्शन सी सही है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है या भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन ए सही है। अमृतसर 30 डिग्री 38 मिनट से 31 डिग्री 63 मिनट नॉर्थ एवं शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से लेके 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई है 234 मीटर, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है लिद्दर। ऑप्शन सी सही है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? यहाँ पे जो राजस्थान की नहीं है वो है हल्लीकर, बाकी तीनों हैं। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थार, परकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है मध्य प्रदेश। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है।
मालास खंड यानी बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नेहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेहावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी सही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण गर्म होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो यह है लेटेराइट। ऑप्शन बी सही है। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। दुमट्टी या फिर लो मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो यह है चिकना कण, बालू कण, पांसु कण। ऑप्शन डी होगा सभी प्रकार के कण। FAO के अनुसार सामान्यतः दोमट मिट्टी में 23 से 52% बालू के कण, 7 से 27% मृतिका के कण, 28 से 50% गाद के कण पाए जाते हैं। यहाँ पे सही विकल्प डी होगा। यूनाइटेड स्टेट्स बॉटेनिक गार्डन के अनुसार दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40% पाई जाती है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यह है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन ए सही है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यह है त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 4 ये घटक दिए हैं, इसमें से बताना है हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं। तो ये है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। यहाँ पे चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी होगा। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70% के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति आदि।
काली क्रांति संबंधित है तो ये संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य हैं वर्तमान समय में, तो ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए सही है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। यहाँ पे सही विकल्प ए सही होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2019-20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। उपर्युक्त विकल्पों में भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें से ज्वार नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन सी सही है। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के अनुसार की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है: खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल, गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज। दलहन में आते हैं दलहन, दूसरा है दलहन। इसमें गैर खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें इसमें है तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों। रेशादार में कपास, जूट, मेस्ता। बागवानी फसलें में चाय, कॉफी, रबर और अन्य में आती हैं गन्ना, तंबाकू, आलू। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क से संपन्न है? तो ये है मध्य प्रदेश और ओडिशा। ऑप्शन बी सही है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार हेमेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है तथा मैग्नेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। विकल्पगत राज्यों के युग्म में मध्य प्रदेश, ओडिशा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो यह है हेमेटाइट का। ऑप्शन ए सही है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा आदि अन्य राज्यों में होती है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो ये है झरिया में। ऑप्शन ए सही है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, गोहर दगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड में। ऑप्शन सी सही है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य के झरिया कोल्ड फील्ड क्षेत्र में होता है। झारखंड का झरिया क्षेत्र कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन डी सही है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करिए, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचयन में बाधा, धुलाई, संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। यहाँ पे पूछा है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पे विचार करें, तो यहाँ पे चारों समस्याएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें से प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई, संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई, असम में। ऑप्शन डी सही है।
भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 से 1980 के दौरान। ऑप्शन डी सही है। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। एनर्जी स्ट्रेटेजिक इंडिया 2023 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग 24,453 मेगा जूल है। यहाँ पे निकटतम विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन बी सही होगा। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। 31 मई 2023 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा कुल संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। यहाँ पे रास दिया गया है, इस तरफ संस्थापित क्षमता दी गई है, तो ये आपको स्वयं से आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो यहाँ पे चारों सही हैं, ऑप्शन इसमें भी होगा। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ये है टाटा नगर के। ऑप्शन डी सही है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात नगरी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। बिहार में जालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी सही है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये है खेतड़ी में। ऑप्शन डी सही है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, चीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। ऑप्शन ए सही है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन सी सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा था। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अनाईमुडी में। ऑप्शन ए सही है। अनाईमुडी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियां मिलती हैं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, तो ये है अतिवर्षा का। ऑप्शन बी सही है।
एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बन सकते हैं, जिसके कारण अति वर्षा होती है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, यह है नामचा पर्वत। ऑप्शन डी सही है। नामचा पर्वत दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। सुंदरबन क्षेत्र में है, तो ये है सघन मैंग्रोव वन। ऑप्शन डी सही है। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैगा मंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए सही है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है। यह वर्ष 2000 से कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो यह है गेहूं। ऑप्शन बी सही है। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से हुई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। ये होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है सस्ता श्रम। ऑप्शन बी सही है। आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा वर्ष 1964 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन ए सही है। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई तो ये है 1,44,955 किलोमीटर। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी सही है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्वाति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बॉर्ड रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्न अंकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये है 12-3-31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12-4-31 अधिकतम दूरी तय करती थी। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जबकि वर्तमान में भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। इसका ट्रेन संख्या है 15,905, 15,906 जो 4,189 किलोमीटर की दूरी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक तय करती है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ किया था? वर्ष 1986 में। ऑप्शन डी सही है। भारतीय डाक द्वारा द्रुत डाक सेवा अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन ए सही होगा।
भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। प्रथम टेलीग्राफ लाइन को 1851 में 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा औपचारिक स्थापना की गई। अतः यहाँ पे विकल्प ए को सही माना जा सकता है। 5 अंचल अवस्थित हैं तो ये है झारखंड में, ऑप्शन बी सही है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। ये ऊंचे पठार होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पे विकल्प भी सही है। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ये है झारखंड में, ऑप्शन बी सही है। अद्यतन झुमरी तलैया राजखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यहाँ अविभाजित बिहार में स्थित था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। इनका जो क्षेत्रफल है ये आप स्वयं से देख लीजिए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये है कच्छ, ऑप्शन बी सही है। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। इस तरफ जिला दिया गया है, इस तरफ क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे लेह लद्दाख, कच्छ गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। तो इनका क्षेत्रफल इन जिलों का आप स्वयं से देख लीजिए। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग ने इस विकल्प का उत्तर ए माना है। तो यहाँ पे इन्होंने लेह माना है। तो ये आप स्वयं से भी देख लीजिए। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये है 7, ऑप्शन बी सही है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वह इस प्रकार हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगती हैं। गद्दी लोग निवासी हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी सही है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में निवास करती हैं। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, ऑप्शन ए सही है। बोडो जनजाति एक द्विजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों तथा असम के बोडोलैंड में पाई जाती हैं। गारो जनजाति है तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने तक होती है? 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लोनी के अनुसार 2000 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है तो ये है गंगा, ऑप्शन सी सही है। उपर्युक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाइयां इस प्रकार हैं। गंगा नदी की है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है तो यह है कानपुर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। जनगणना 2011 के अनुसार गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की जनसंख्या इस प्रकार है। कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज। तो इनकी जनसंख्या आप स्वयं से देख लीजिए। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में कानपुर सबसे बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है तो ये है सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त नदियों के उद्गम स्रोत इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर के निकट आंसी हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है और सिंधु मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जलढाका, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग और कोपली हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारंगलुंग
त्सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हिमालयी नदी की यहाँ पे तुलना करनी है, हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करनी है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं, तो पहला सही है। हिमालयी नदी की छाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं, तो यहाँ पे तीसरा गलत है। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा पहला और दूसरा। अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की छाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा, ऑप्शन ए सही है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसमें 3 नदियां दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी है। तो ये है नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती हैं। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी श्रेणी के तलकावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम में श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो ये इसके बारे में नीचे देखते हैं। सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धामतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन बी सही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो यह है लूनी, ऑप्शन सी सही है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। 495 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, तथा इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो ये करती है कोसी नदी, ऑप्शन सी सही है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, तथा यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी सही है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। दक्कन ट्रे पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था क्रिटेशियस, ऑप्शन सी सही है। दक्कन ट्रे पठार के गठन का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार विकल्प डी सही था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में वनावरण प्रतिशत इस प्रकार है। तो यहाँ पे मिजोरम में है 2021 के अनुसार 84.53%, तो आपको वर्तमान में आप 2021 का याद रखिए। नागालैंड में है 73.9%, मेघालय में 76%, मध्य प्रदेश में 25.14%। 2019 का आप स्वयं से देख लीजिए।
तो यहाँ पे वर्तमान संदर्भ में प्रश्नगत राज्यों में से नागालैंड और मध्य प्रदेश में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा सही है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा है ये गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार यहाँ पे पहला और तीसरा सही होगा। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। यहाँ पे सटीक राज्य का चुनाव करिए। ये जो वाक्य लिखे गए हैं किस वाक्य के लिए सटीक बैठते हैं? तो ये है गुजरात के लिए। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नगत विशेषताएं गुजरात राज्य के हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है तथा यहाँ खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये है बिहार का मैदान। ऑप्शन सी सही है। बिहार के भूगर्भीय इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम और दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शहर सबसे प्राचीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है पूर्णिया और पटना में। ऑप्शन सी सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का भंडार बिहार के प्रश्नगत जिलों में से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिलों में पाया जाता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए सही है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लांक नामक विद्वान ने किया था। आम्र वर्षा है तो आम्र वर्षा के बारे में नीचे देखते हैं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है तथा दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है तो ये स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी सही है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। सूची 1 में प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 में प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस तरफ प्रदेश दिया गया है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये है ऑप्शन इसमें बी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आप स्वयं मिलान कर लीजिए। इस तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस तरफ प्रदेश है। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। भूकंप हिमालय का गिरपत क्षेत्र में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आते हैं। यहाँ पे चक्रवात से आप देख सकते हैं क्योंकि चक्रवात आते हैं समुद्र में, तो समुद्र के आसपास जो इलाके होंगे वहां पे आएगा। तो उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास इसके नहीं आते हैं। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए सही है।
ज़ाफ़रान केसर की खेती के लिए कश्मीर की माटी कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह मुख्यतः जलीय प्रक्रम द्वारा निर्मित मृदा है, परंतु इसके निर्माण में हिमानी एवं वायु प्रक्रम का योगदान भी है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर। ऑप्शन बी सही है। रेगड़ या फिर रेगुर किसका नाम है? तो यह है काली मिट्टी का। ऑप्शन सी सही है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़ का या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही है। रेगुर का नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन बी सही है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के अग्र गंभीर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। ऑप्शन बी सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ भूरा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उप वर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ या फिर खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, इसे कहते हैं खादर। और इसके ऊपर आसपास के कुछ और क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती, वहां मिट्टी पुरानी हो जाती है, उसे कहते हैं बांगर या फिर प्राचीन जलोढ़। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो यह 20.7%। ऑप्शन ए सही है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 678333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्षक से जारी करता है। ISFR द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71% तथा वन एवं वृक्षावरण 24.62% है। ज्ञातव्य है कि बिहार में वनावरण 7.84% है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो यह है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही है। 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम के 84.53% सर्वाधिक प्रतिशतता भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 49 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 97 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी।
वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ऑप्शन दूसरा भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो तीसरा भी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह 2022 का प्रश्न है। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस का थीम बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। वर्ष 2023 में इसका विषय थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बेस्ड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। स्टेटस ऑफ लेओपार्ड्स इन इंडिया, यानी तेंदुओं की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुओं के होने का अनुमान है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या सही नहीं है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना है, 4 कथन दिए गए, इसमें से कौन सा सही है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में सभी कथन है। पहला है, इसमें से पहला है, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर में 21% की वृद्धि हुई है। वृद्धि दर लगभग 21% से वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, तो यहाँ पे जो दूसरा है ये गलत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पे जो तीसरा है ये भी सही नहीं है। चौथा है, वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। चौथा सही है। पहला और चौथा सही है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही होगा। इसमें पहला और चौथा दिया गया है। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.54% थी। 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.8% था, जो वर्ष 2001 में 21.6% रह गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1966 के बाद से भारत की निर्भरता अनुपात में कमी की प्रवृत्ति रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31। ऑप्शन भी सही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.1% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। ऑप्शन डी सही है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। ऑप्शन सी सही है। भाखड़ नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ऑप्शन ए सही है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। ऑप्शन डी सही है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है कावेरी। ऑप्शन ए सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में विस्तृत है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से हुई है? तो यह है कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी सही है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हीराकुड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। ऑप्शन बी सही है। हीराकुड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर पर। ऑप्शन बी सही है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन इसमें ई सही होगा। दिए गए विकल्पों में वूलर जम्मू कश्मीर की, लोकताल मणिपुर की मीठे पानी की झीलें, जबकि चिल्का उड़ीसा एवं सांभर राजस्थान ये खारे पानी की झीलें हैं। भारत में कौन सा
कृषि वित्त का स्रोत नहीं है तो ये है, तो ऑप्शन इसमें से कोई से भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चरल फाइनेंस के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अतः यहाँ पे सही विकल्प होगा डी। कृषि के युग्म पैदावार का आशय विभिन्न फसलों पर दो फसल को उगाने से है, ऑप्शन ए सही है। कृषि के युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग से आशय है एक वर्ष के विभिन्न मौसमों में एक ही क्षेत्र पर दो फसल उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा सही है। पहला है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो ये जो पहला है ये गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, दूसरा सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो तीसरा भी गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्ते उत्पादन का समाकलन करना है, तो चौथा सही है। दूसरा चौथा सही होगा तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्योत उत्पादन का समाकलन करना है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें गन्ना, कपास, जूट होता है, गेहूं नहीं होता है। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है। गेहूं नकदी फसल ना होकर ये एक खाद्य फसल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन डी सही है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। यहाँ पे सही विकल्प डी होगा। प्रमुख खाद्य फसल है तो ये है चावल, ऑप्शन बी सही है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं आता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो यह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन बी सही है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में ही विस्तृत है। यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ये है चावल, ऑप्शन डी सही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के 46.38 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 30.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो यह है चावल, ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो यह है पंजाब, ऑप्शन ए सही है। महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार है: महाराष्ट्र पहले स्थान पे, गुजरात और तेलंगाना का स्थान तीसरा है। अतः यहाँ पे सही विकल्प भी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 3 शीर्ष कपास उत्पादक राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो ये है मूंगफली, ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्पों में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है।
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है तो ये है केरल, ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है तो ये है केरल, ऑप्शन बी सही है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो यहाँ पे इसके बारे में नीचे देखते हैं। प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहले स्थान पर है, बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा, तो यहाँ पे आप कवर कर लीजिएगा। तो इस वर्तमान समय के अनुसार दाल होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है तो ये है गिरनार, ऑप्शन डी सही है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है तो इसमें से जो कर्नाटक में नहीं है ये है पुलननेज, बाकी तीनों हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु या फिर कुर्ग एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियम पेथिस एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय यानी सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो ये करता है चाय का, ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि टी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने चाय का 226.98 मिलियन किलोग्राम का निर्यात किया। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों मात्रा में भारत का चतुर्थ स्थान है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है तो यह है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही है। डायरेक्टोरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में जूट एवं मेस्ता दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार द्वितीय स्थान पर है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 10.32 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.36 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। तीसरे क्रम जूट उत्पादक राज्य बिहार है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है तो यह द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है तो ये है नेपानगर, ऑप्शन किस स्थान पर अवस्थित है नेपानगर में, ऑप्शन सी सही है। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो यह है बॉक्साइट, ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। गैलेना की कुछ मात्रा बॉक्साइट से भी प्राप्त होती है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो यह पंजाब में नहीं है, ऑप्शन डी सही है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आते हैं। मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कर्नाटक, गोवा है। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक। कुल संसाधन की दृष्टि से राज्यों का क्रम राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है तो ये है केरल, ऑप्शन ए सही है। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोजाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। IREL लिमिटेड भूतपूर्व इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम जिले अलुवा में स्थित संयंत्र में
मानावाला कुर्ची तमिलनाडु से प्राप्त मोनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी समरीज 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अभ्रक, प्राकृतिक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो यह है झारखंड। ऑप्शन बी सही है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2004 के अनुसार 2003-04 में भारत में अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अतः प्रथम 2 राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही विकल्प बी होगा। इसमें इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारण राज्य हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो ये है बिहार। ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि 5 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम प्रतिशत हिस्सेदारी 2021-22 में नोट करके दिया है। ईंधन एवं लघु माइनर खनिजों को छोड़ करके क्रमशः इस प्रकार है: ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज में। ऑप्शन बी सही है। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह खनन 1774 ईस्वी से वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है: बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल में क्रमशः अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य निम्न प्रकार हैं। तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी सही है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हंसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। ऑप्शन ए सही है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो यह है पिच ब्लेड। ऑप्शन बी सही है। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में। ऑप्शन डी सही है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रबाग में हुई। भारत में दूसरा पन बिजली संयंत्र की स्थापना कर्नाटक के तत्कालीन मैसूर जिलों में शिव समुद्रम 1902 ईस्वी में हुआ। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं बताना है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो यहाँ पे जो पहला है ये सही है। विश्व के प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो यहाँ पे डी भी सही है। जो तीसरा है ये गलत है। भारत में उत्पादित कुल व्यवसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है, इसलिए यहाँ पे सी गलत है। 31/5/2023 विंड, सोलर, लघु हाइड्रो पावर एवं अन्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों बड़े हाइड्रो पावर को छोड़कर कुल स्थापित क्षमता में योगदान 30.2% है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना। ऑप्शन बी सही है इसमें।
गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्नानुसार वर्ष 2001-2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 थी, 40,000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई तो ये है 1,44,955 किलोमीटर। तो ये आप करंट से कवर कर लीजिए। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर 21 मील की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन पर पहुंची थी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो ये होती है 5.5 फीट की। ऑप्शन बी सही है। रेल मार्ग चौड़ाई पटरियों की मध्य की दूरी की दृष्टि से 3 भाग में विभक्त किया गया है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन में दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या फिर 1676 मिमी या फिर 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन पटरियों के मध्य 762 मिमी या फिर 610 मिमी की दूरी होती है। मार्मुगांव पत्तन स्थित है गोवा में। ऑप्शन सी सही है। मार्मुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है तो यह स्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन सी सही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है भारती। ऑप्शन ए सही है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 ईस्वी में की गई। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की थी। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की स्थापना 2012 में की गई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में, बाकी जगह पाई जाती है। ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, वल्लवन क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।